नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। संसार अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास है क्लास नंबर 9। इससे पहले 8 क्लासें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यूपीएसआई 2025 को ध्यान में रखते हुए T20 सीरीज आप लोगों के लिए चलाई गई है और मूल विधि देख रहे हैं। मूल विधि के हम लोग 20 क्वेश्चन डेली करते हैं, इसलिए इस सीरीज को नाम दिया गया है क्या, T20 सीरीज। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट फटाफट। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो भाई। चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है वो आया है, जमींदारी उन्मूलन समिति की पहली बैठक का समय क्या था। यानी कि आपका सबसे पहली जमींदारी उन्मूलन समिति जो बनी उत्तर प्रदेश में, उसका समय क्या था, उसकी बैठक जो हुई वो कब हुई थी। देखिए, जमींदारी उन्मूलन समिति की अगर मैं बात करूं, इसमें मैं एक बार आपको लिए पेन इसमें ले लेता हूं। जमींदारी उन्मूलन समिति की अगर मैं बात करूं तो इसकी पहली जो बैठक हुई वो हुई थी 14 नवंबर को। कब हुई भाई? 14 नवंबर को। 14 नवंबर 1946 को हुई। 14 नवंबर 1946 को हुई। इसके बाद अंतिम बैठक भी कभी कभी एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका सी। लेकिन अंतिम बैठक जो हुई इस समिति की वो कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी। 1948 में कब हुई? 3 जुलाई को। तो इसमें आप लिख सकते हो यहाँ पर 3 जुलाई। 3 जुलाई 1948 को इस समिति की अंतिम बैठक हुई, लास्ट। और ये थी आपकी फर्स्ट। तो ये फर्स्ट बैठक थी 14 नवंबर को। 14 नवंबर 1946 को। अंतिम बैठक 3 जुलाई 1948 को। तो दोनों याद रखने आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा या धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही लोकहित में वाद लाने का विस्तृत धारण ले लिया है। यह कथन किस न्यायमूर्ति ने कहा था, बस ये आपको बताना है। तो ये कथन अगर मैं बात बताऊं आपको, एक आपके न्यायमूर्ति थे जिनका नाम था कृष्ण अय्यर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति थे। तो कृष्ण अय्यर के द्वारा ये कथन कहा गया था भाई। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है जनहित याचिका से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस जनहित याचिका के रूप में विचार नहीं किया जाएगा। जी, कौन सी जनहित याचिका ऐसी होगी जिस पर विचार नहीं किया जा सकता। तो देखिए, मकान मालिक और किराएदार के मामले में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, पेंशन से संबंधित सेवा मामले में नहीं करेंगे क्योंकि सरकारी का मामला है। दंगा पीड़ितों की याचिका ये भी आ जाएगी। तो इसमें आंसर जो होंगे आपके ए और सी। बी तो गलत काट दिया हमने। एक मिनट, दंगा पीड़ितों से याचिकाएं, दंगा पीड़ितों से याचिकाएं नहीं आएगी इसमें। इसमें आ जाएगी भाई कौन सी? इसमें आ जाएगी पेंशन से संबंधित सेवा मामले। ये आपका लोक सेवक का हो जाएगा, सॉरी पब्लिक का मैटर रहेगा। मकान मालिक और किराएदार ये भी शामिल हो जाएगा। तो इसमें तो बी आंसर आ जाएगा भाई। बी आंसर आ जाएगा। बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका मकान मालिक और किराएदार, इसके अलावा पेंशन से संबंधित मामले इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो इनको इसमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन दंगा पीड़ितों से संबंधित याचिकाएं इसमें शामिल नहीं की जाएगी। तो सी आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ पर स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय साइबर अपराध जो केंद्र स्थित बनाया गया वो बनाया गया कहाँ पर भाई? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली दिया गया है ऑप्शन डी में। तो डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। धोखे से तथा प्रतिरूपण द्वारा कंप्यूटर स्रोतों या मोबाइल फोन के प्रयोग से के अपराध सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा में घोषित की गई है, ये आपको इसमें बताना है। धोखे से तथा प्रतिरूपण द्वारा कंप्यूटर स्रोतों या मोबाइल फोन के प्रयोग के अपराध सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा में घोषित किए गए हैं इनको। तो इनके लिए आपको धारा इसमें बतानी है भाई, कौन सी धारा में इसका उल्लेख किया गया है। चलो जी, तो इसका जो आंसर होगा देखो सही, इसका आंसर आ जाएगा धारा 66 डी। धारा 66 डी में इस बात का उल्लेख किया गया है। किसमें? धारा 66 डी में। तो सूचना प्रौद्योगिकी जो एक्ट आया था वो 2000 में आया था। इसकी धारा 66 में इस बात का उल्लेख किया गया है, धोखाधड़ी से संबंधित। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान केरल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट IIITM के द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम बताना है भाई। केरल में जो IIT है उसके द्वारा कौन से ऐप को विकसित किया गया था। हेमम नाम से एक ऐप विकसित किया गया था इनके द्वारा, हेमम उसको कहा गया। तो ए आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
वर्ष में लागू हुआ, यानी कौन से वर्ष में इसको लागू किया गया था? बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत आसान सा भी क्वेश्चन है, ठीक है। आसान इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इस जो है इससे संबंधित आपके अनेक प्रकार के प्रत्येक सेट में मैं देखो प्रत्येक टॉपिक को शामिल कर रहा हूँ। आपका मूल विधि में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, वे सारे के सारे टॉपिक जो है 2-2 क्वेश्चन जो है उन सब के मैं लेता हूँ। तो लगभग आपका इसमें भी मान लो कि 20 टॉपिक दिए गए हैं, 20 टॉपिक दिए गए हैं, 10 टॉपिक एक क्लास में करता हूँ और 10 टॉपिक एक क्लास में मैं शामिल करता हूँ। 20-20 क्वेश्चन इसीलिए कर रहा हूँ, एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन इसमें लेने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के बारे में कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ। कब आया था ये? 2000 में। तो ये आपका सन 2000 में आया था ये, ठीक है। कब आया था भाई? सन 2000 में ये आया था और सन 2000 में भी 17 अक्टूबर 2000 को इसको लागू कर दिया गया। 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर सन 2000 को इसे लागू कर दिया गया था। तो डेट भी याद रखनी, कभी भी जो है एग्जाम में पूछ सकता है कि 17 अक्टूबर को इसे लागू किया गया और इसके अधिनियम जो लाया गया था ये 2000 में लाया गया। तो आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में की गई गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है? तो देखो, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22(4) और आर्टिकल 22(7) में इस बात का उल्लेख किया गया है, क्योंकि 30 जो है ये अल्पसंख्यक से संबंधित है, आर्टिकल 25 धर्म से संबंधित है और 27 भी धर्म से संबंधित है, क्योंकि 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? देखो भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा विस्तार अधिनियम का विस्तार पहले जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ करता था 2019 से पहले, लेकिन अब भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसमें इसका विस्तार ना हो। तो डी आंसर आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका संपूर्ण भारत में विस्तार है। और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो आया था कब आया? 1980 में आया था भाई, इस बात को भी आपको याद रखना है। 1980 में ये आपका लागू किया गया था या उसको पूरे भारत में से लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब आया? 1988 में। तो 1988 में आया था ये, 1988 में आया। अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित व्यक्ति यानी अभियुक्त क्या है, ये बताना। अभियुक्त, ठीक है, अभियुक्त क्या है इसमें ये बताना। अभियुक्त अपने मामलों में स्वयं साक्षी हो सकता, नहीं हो सकता? स्वयं साक्षी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा, ये नहीं। न्यायालय की पूर्वानुमति आवश्यक होगी, ये नहीं। देखो, भ्रष्टाचार के मामले में खुद अपना व्यक्ति जो है खुद को गवाह के तौर पर पेश नहीं कर सकता किसी भी मामले में। खुद को स्वयं को अभियुक्त जो है, ठीक है, अभियुक्त खुद को गवाह के तौर पर पेश नहीं कर सकता है जी। कौन सी धारा में कहा गया? ये धारा 21 में कहा गया भाई। धारा 21 में इस बात की चर्चा की गई कि जो अपराधी होगा वो गवाह नहीं हो सकता, गवाह अलग से लाने होंगे, अभियुक्त को भी और प्रतिवादी को भी, दोनों को। चलिए जी, तो आंसर हो जाएगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है आपका क्या भाई? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं? देखो भाई, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है 1988 में आया, इसमें कुल धाराओं की अगर मैं बात करूं तो धारा है कितनी? 31। इसमें कुल 31 धाराएं दी गई हैं, तो 31 धाराएं हैं, तो सी आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12। आयकर अधिनियम के अनुसार, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति नहीं है? एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति नहीं है, ये कौन से में माना गया? निवासी और सामान्यतः निवासी। निवासी और सामान्यतः निवासी को तो आवासीय स्थिति इसकी मानी जाएगी। अनिवासी लेकिन सामान्यतः अनिवासी नहीं, ये हो जाएगा, ये सही रहेगा, इसे नहीं माना जाएगा। निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं, निवासी जब है तो उसको मान लिया जाएगा, है जी। ये भी नहीं होगा तो अनिवासी भी नहीं आएगा, तो इसमें आ जाएगा अनिवासी लेकिन सामान्यतः अनिवासी नहीं है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है जी, आयकर का शुल्क आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया? बताओ भाई, कौन सी धारा है जिसके तहत आयकर का शुल्क आयकर अधिनियम की धारा 1861 के तहत निर्धारित किया गया है? इसमें आपको बताना। तो कुल मिलाकर धारा का नाम इसमें आपको बताना है, देखिए कौन सी धारा के तहत ये आपका उल्लेख इसमें किया गया है। देखिए, एक धारा है धारा नंबर 4। धारा नंबर 4 में इस बात का उल्लेख किया गया है। कौन सी धारा में? धारा नंबर 4 में, ठीक है भाई। चलो जी, तो धारा नंबर 4 इसका सही आंसर आ जाएगा। क्या आंसर सही होगा? धारा नंबर 4। तो डी आंसर हो जाएगा उस, हाँ, डी आंसर हो जाएगा, धारा नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, क्या कहा गया है?
यदि कोई भी लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रार्थी को यह कहकर सूचना से वंचित नहीं रखता कि जो सूचना उसके अधीन रहनी चाहिए थी उसके दस्तावेज गायब हैं, इसे लोक अभिलेख अधिनियम 1993 का उल्लंघन माना जाएगा और इससे अधिकतम कितने साल तक का कारावास दिया जा सकता है? 5 साल। तो 5 वर्ष तक की सजा इसमें आपको दी जा सकती है भाई। तो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। यदि कोई व्यक्ति सहकारी समिति जो कि निजी निकाय भी हो के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसे सूचना प्रदत्त की जाएगी या नहीं की जाएगी, आपको बताना है। देखो भाई, यदि कोई व्यक्ति सहकारी समिति जो कि निजी निकाय भी हो के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहता है तो क्या उसे सूचना प्रदान की जाएगी? की जाएगी, नहीं की जाएगी? की जाएगी। यदि ऐसी सूचना सूचना अधिकारी सूचना अधिकार अधिकारी नहीं भैया, सूचना अधिकार अधिनियम द्वारा प्रदत्त प्रतिबद्ध नहीं है, ये सही होना चाहिए। देखो भाई, वैसे तो उसको सूचना दी जाएगी, लेकिन ऐसी सूचना को नहीं दिया जाएगा जो सूचना सूचना अधिकार अधिनियम के द्वारा प्रतिबंधित की गई हो, तो उसको नहीं किया जाएगा। बाकी सारी सूचना दी जा सकती है। जो गुप्त सूचनाएं कुछ ऐसी होती हैं आपकी आयोग के द्वारा या समितियों के द्वारा जो गुप्त रखी जाती है, उनको छोड़कर बाकी सारी दी जाएगी। ठीक है, तो सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम में कौन से प्रावधान तत्काल प्रभावी हो गए हैं? तत्काल प्रभावी का मतलब है कि अभी हाल फिलहाल में लागू हो गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। एक तो ये आपको बता दूं, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, बार बार इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं कि ये एक्ट आया था कब? 2005 में, मनमोहन सिंह की सरकार में। इसमें आपकी एक धारा दी गई है, धारा 1 में भी खंड 3 दिया गया है। धारा 1 में खंड 3 दिया गया है, उसमें कहा गया है कि भाई धारा 4(1), इसके अलावा धारा 5(1) और 2, पीछे भी आता है क्वेश्चन थी। इसके अलावा धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16 के अलावा धारा 24 और धारा 27, ये सारी धाराएं ऐसी हैं। इसके अलावा एक 28 भी है भाई, धारा 28। ये सारी धाराएं ऐसी हैं जो तुरंत प्रभावी हो गई थी, तुरंत यानी तत्काल प्रभावी कर दी गई थी। तो इसमें आपका धारा 5 की 1, 2 आ जाएगा, धारा 12 भी आ गया, धारा 12 आ गया और धारा 13 भी आ गया। इसके अलावा 15 है, 16 है, 24 है, 27 है और 28 है। तो उपयुक्त तो सभी आ जाएगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इनको तत्काल प्रभावी कर दिया गया था। इसके अलावा बाकी जो थे वो 20 दिन बाद में लागू की गई थी भाई। ठीक है, तो शेष उपबंध जो थे इस एक्ट के, वे कितने दिन बाद किए गए? आपके 120वें दिन। ठीक है, 120 दिन बाद, 120 दिन बाद यानी कि लगभग 3 चौक 12, 4 महीने बाद। ठीक है, तो 4 महीने बाद उनको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? मानवाधिकारों का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो भाई आपका तेहरान में हुआ था। कहां पर? तेहरान में। तेहरान में हुआ था भाई, तेहरान में उसको आयोजित किया गया था, तेहरान शहर में। ठीक है, तो तेहरान शहर के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि तेहरान शहर में इसको सबसे पहले लागू किया गया। तेहरान की अगर हम बात करें तो तेहरान में ये लागू कब हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तेहरान में लागू हुआ था भाई आपका तेहरान में एक सम्मेलन हुआ था आपका 22 अप्रैल से 13 मई 1968 में, तो उसमें लागू किया गया था इसको, उसमें इसको लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, कौन सी की भाई? 18 की। 17 हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 40 में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल कितनी अवधि के लिए रखे जाएंगे? क्वेश्चन है भाई, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 40 में यह कहा गया कि भाई केंद्र सरकार जो है इसके संबंध में शक्ति दी गई कि वो कानून बना सकता है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम संसद के प्रत्येक सदन में के समक्ष यानी कि उसके सामने कुल कितनी अवधि के लिए रखे जा सकते हैं? तो कुल अवधि के लिए 30 दिन की अवधि के लिए रखे जाते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पास करना होता है, तो 30 दिन, तो बी आ जाएगा। 30 दिन के अंदर इसको पास करना होगा। और कौन सी धारा में कहा गया? धारा 40 खंड 3 में, धारा 40 खंड 3 में इस बात का उल्लेख किया गया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो है उसकी धारा 44 खंड 3 में इस बात का उल्लेख किया गया कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर उसे पास करना होगा, एक सत्र को, फिर दूसरे सत्र में 30 दिन के लिए रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। मानवाधिकार आयोग के कार्यों एवं उद्देश्यों का उपबंध है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में, तो कौन से में किया गया ये पूछ रहा बेटी। ये किया गया धारा 12 में। मानव अधिकार आयोग
के कार्यों और उसके उद्देश्यों का उपबंध जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की एक धारा है, धारा नंबर 12, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है, उसकी चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं? देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में इसके बारे में पीछे भी आपके बारे में चर्चा कर चुका हूं कि इसमें कुल कितनी धाराएं हैं। इसमें अध्याय तो हैं 8, पीछे भी बताए थे मैंने एक बार, ये अध्याय थे कितने? 8, और धारा है भाई 43, धारा है 43। तो धारा 43 है और अध्याय हैं 8, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ये हो गया आपके आज की क्लास बैठी। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। इसके बाद आपकी 10वीं क्लास कल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए यहीं पे करूँगा आज की क्लास को समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ संसार अकेडमी के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भाई टेलीग्राम चैनल भी आपका संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल के नाम से है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF आपको वहीं पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, करते हैं क्लास को समाप्त। नमस्कार।